अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है वो बायर मूरे एल्गोरिथम है। बायर मूरे एल्गोरिथम में क्या होता है कि इसकी अब इसकी तकनीक थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और इस तकनीक को अप्लाई करके हम लोग बेस्ट केस या वर्स्ट केस इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे चेंज होगा हम लोग ये देखते हैं, और देन आप लोग फिर इस तरह की मुख्तलिफ एल्गोरिथम अगर अपने अपनी सोच के मुताबिक कुछ अगर चेंजिंग कर सकते हैं तो आप लोग अपना एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने सपोज किया यहाँ पे कि हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, और देन उसके बाद नीचे आपके पास पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, और देन यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह हमारे पास ब्रूट फोर्स में क्या था कि बस हम लोगों ने टेक्स्ट और पैटर्न आमने सामने लिखना है, और देन उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन कंपेयर करना स्टार्ट हो जाना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट नहीं होना, यहाँ पे कुछ पहले प्रोसीजर है जो कि आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने वन बाय वन टेक्स्ट और पैटर्न को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, चेक करना है कि ये क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब सबसे पहले रूट बायर मोरे क्या कहता है कि सबसे पहले जो आपके पास पैटर्न है उसको आप एक साइड पे लिख लें। यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न को लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ गए। देन उसके बाद क्या करें, उसके जो इंडिसेस बनते हैं वो लिख लें। तो आपके पास इंडिसेस कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमारे पास इंडिसेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 0 to 6 होंगे। और अगर हम इस पैटर्न की लेंथ देखें तो हमारे पास पैटर्न की लेंथ क्या है, 7, क्योंकि लेंथ जब आप लोग काउंट करते हैं तो फिर आप लोग 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपकी, ठीक है। आपके पैटर्न की लेंथ 7 है, और अगर हम इसके इंडिसेस की बात करें तो फिर ये 0 to 6 है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इश्यू हो? देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ जब हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं, इसके इंडेक्स चेक कर चुके हैं, उसकी लेंथ चेक कर चुके हैं, अब देन हम लोगों ने जो पैटर्न में आपके पास यूनिक लेटर एग्जिस्ट करते हैं उन सब की हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वो वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी, उसके लिए आपके पास फार्मूला है। अब देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट स्लाइड में इसके इंडेक्स देख चुके थे, और देन उसके बाद हम लेंथ देख चुके थे, ठीक है। अब इसके इंडिसेस को और इसकी लेंथ को यूज करते हुए हम लोगों ने इसकी वैल्यू, हर लेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, लेंथ माइनस इंडेक्स -1, ठीक है। ये फार्मूला है जो कि हमने हर पैटर्न के जो हर लेटर है उस पे अप्लाई करना है, और देन उसकी लेट हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक अगर यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है डी की, अब डी का हमारे पास यहाँ पे जो जो लेंथ लेंथ तो हमारे पास क्योंकि हर जगह सेम ही रहेगी वैल्यू, तो लेंथ यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने अगर आप देखें तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 7 है। देन उसके बाद डी का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमने चेक किया तो डी का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे ये 1 है। तो आप लोगों ने ये इंडेक्स यहाँ पे ये 1 लिख लिया। देन -1 फार्मूले में है तो -1 फार्मूले में एज इट इज आपने लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, 5, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डी की जगह 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर है। ये वैल्यू कैसे आई? अब इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम लोग फाइंड जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है ए की, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ हमारे पास क्या है, 7, देन ए का इंडेक्स क्या है हमारे पास, 0, और देन -1 फार्मूले में एज इट इज। तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाता है, 6 बनता है। लेकिन ए में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नहीं आएगा आपके पास यहाँ पे, बल्कि आपके पास यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू 6 आ जाएगी। देन उसके बाद हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी की वैल्यू आपके पास ये फाइंड हुई है, 5 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद वी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर हम वी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वी इक्वल टू लेंथ क्या है, 7, माइनस इंडेक्स क्या है, 2, और -1 फार्मूले का, तो ये इक्वल टू 4 आपको आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू भी ठीक है।
देन उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। अब अगेन हमारे पास ए आया, अगेन हम लोग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू 7 माइनस, अब ए का अब जो इंडेक्स है वो क्या है 3, और देन 7 माइनस 3 माइनस 1, अब वैल्यू क्या आती है आपकी, इक्वल टू 3 आ जाती है। तो अब हम लोगों को चेक करना है क्या जो हम लोग लेटर फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेटर जो नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड की है, क्या वो लेटर पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमने वो वैल्यू अपडेट कर देनी है। तो अब यहाँ पे ए हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। बाकी वैल्यू डी और वी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया तो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हम लोगों ने जो वैल्यू आई वही लिख दी। ए की वैल्यू भी पहले हम लोगों ने 6 यहाँ पे लिख दी थी, ठीक है। देन उसके बाद अगेन हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड की, और ये लेटर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स कि यहाँ जिस जगह पे एग्जिस्ट करता है वहां पे जाके जस्ट वैल्यू को अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने 6 को अपडेट करना है, और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि 3 यहाँ पे कैसे आया। अगर यहाँ पे सपोज किया कि ए के बाद कोई डी या वी अगेन आता है आपके पास, यहाँ पे इसके बाद आता, तो हम लोग इस डी और वी की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं आएगा उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, किसी को कोई इशू तो नहीं है। किसी को कोई इशू हो तो आप लोग हैंड रेज करके या फिर कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ, इतने मुश्किल नहीं है, ये एल्गोरिथम बहुत ही इजी है। मतलब कि आप समझ लें कि अगर आप इसको एक दफा भी समझ लेते हैं आप, तो आपको फायदा ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग साथ सीख सकते हैं। तो ये मुफ्त के नंबर है आपके पेपर पे, ठीक है। अब देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए भी फाइंड हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास एन की है। एन हमारे पास अगेन हम लोग यहाँ पे अगर एन पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो एन इक्वल टू लेंथ क्या है 7 माइनस इंडेक्स क्या है एन का 4 माइनस 1, ये इक्वल टू 2 बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। देन उसके बाद सी की बारी आती है। देन हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू 7 माइनस जो भी इसका इंडेक्स है -5, और देन -1 फॉर्मूले का, और ये आपके पास इक्वल टू 1 बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेटर है ई, इसकी बारी आती है। तो यहाँ पे लास्ट लेट आपके पास यहाँ पे एक ये नोट लिखा हुआ है, लास्ट लेटर इक्वल टू लेंथ इफ नॉट ऑलरेडी डिफाइंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब लास्ट लेटर की बारी आएगी तो हम लोगों ने चेक करना है क्या ये लास्ट लेटर पहले से पैटर्न में एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है लास्ट लेटर, तो सेकंड लास्ट लेटर की वैल्यू जो भी आपके पास आ जाएगी आप लोगों ने वही रख देनी है। लाइक यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एन की जगह आपके पास यहाँ पे ई एग्जिस्ट करता होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपके पास फिर ई आएगा, तो आपके पास ई की वैल्यू क्या होती 2 आ जाती। जब ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाती, आपके पास ये जो ई था ये सेकंड लास्ट होता, तो आपके पास ई की वैल्यू यही रहती। इस ई की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लास्ट लेटर की। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला ई जो है ये पहले से डिफाइंड नहीं है, तो इसकी लास्ट लेटर इक्वल टू लेंथ, इट मीन्स कि लास्ट लेटर की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। अगर तो वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो सेकंड लास्ट लेटर की आपने वैल्यू वही मेंटेन रखनी है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता पहले तो आपने उसको इक्वल टू लेंथ कर देना है। तो ई को इक्वल टू लेंथ कर दिया, ई की हमने यहाँ पे बाय थ्रू फार्मूला हम लोगों ने वैल्यू इसकी फाइंड नहीं की हुई, ठीक है। इसको जस्ट हमने सिंपली जस्ट चेक किया क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो इसको इक्वल टू लेंथ कर दिया। लेंथ हमारे पास क्या थी 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो वो यूनिक लेटर थे जो कि हमारे पास पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे वो लेटर हैं जिनके हमने वैल्यू भी फाइंड की है, और उसका प्रोसीजर भी है किस तरीके से आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कोई भी लेटर आपके पास अगेन अगर हो जाता है तो आप लोगों ने हर लेटर की वैल्यू अपडेट कर देनी है एक्सेप्ट लास्ट लेटर के, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ये हो सकता है कि लाइक जिस तरह अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये सारा यहाँ से मैं खत्म करता हूँ, तो बहुत से लेटर ऐसे होंगे जो कि जो टेक्स्ट में होंगे लेकिन पैटर्न में नहीं होंगे।
लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ओ जो है, ओ आपके पास पैटर्न में नहीं है, इसी तरह एम भी आपके पास पैटर्न में नहीं है, डब्ल्यू पैटर्न में नहीं है, इसके अलावा जी पैटर्न में नहीं है। तो बहुत से लेटर ऐसे होंगे जो टेक्स्ट में होंगे लेकिन पैटर्न में नहीं होंगे। उन सब लेटर्स की भी आप लोगों ने वैल्यूज को फाइंड करना होता है। और ऐसे लेटर जो कि पैटर्न में ना हो लेकिन आपके टेक्स्ट में हो, उनकी वैल्यू बंद फॉर्मूले के थ्रू चेक नहीं करनी, बल्कि उनकी वैल्यू इक्वल टू लेंथ होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास तमाम वो लेटर हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया कि आपके पास तमाम वो लेटर जो कि पैटर्न में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, 7। तो हमारे पास ये सारे लेटर जो फर्स्ट ये 4-5 लेटर हैं आपके पास, ये सारे पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। अब जस्ट ये देखते हैं यहाँ पे कि पैटर्न में आपके पास कौन से यूनिक लेटर हैं। तो आपके पास ये पैटर्न के यूनिक लेटर सारे आ गए, इनकी वैल्यूज तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया थ्रू फार्मूला। और देन ऐसे लेटर जो कि पैटर्न में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल टू लेंथ होती है। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। जब कुछ भी हो तो हमें सारे लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, हम स्टैटिक के थ्रू उसको यहाँ पे जस्ट शो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप उनको हैंडल करते हैं। यहाँ पे जस्ट ये है कि आप उनको स्टैटिक के थ्रू उनको जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 7। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई इश्यू हो? देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास एक टेबल बन गया है। इस टेबल को यूज करते हुए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ब्रूट फोर्स था, हमें वहां पे कोई ऐसा टेबल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इट मीन्स कि वहां पे कोई ऐसा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। आपने क्या करना है, यहाँ जो बायर मुरे है, इसमें एक तो आप लोगों ने जितना आपके पास पैटर्न यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस सब की वैल्यू को फाइंड यहाँ पे सेव करना है। और देन पैटर्न पैटर्न की लेंथ जितनी भी होगी उन सब की वैल्यूज को सेव करना है। इसको सेव करने के लिए भी आपको एक अरे रिक्वायर्ड होगी इक्वल टू पैटर्न लेंथ। और देन उसके बाद आपने वो लेटर भी सेव करनी है जो कि आपके पास टेक्स्ट में यूनिक है। इट मीन्स कि उसके लिए भी आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। मीन्स कि आपके पास जो मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो मोर देन पैटर्न लेंथ होगी। इस टेबल को यूज करते हुए हम लोगों ने टेक्स्ट से पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में से फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये टेबल सामने आपके पास शो हो रहा होगा ऊपर। और देन उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट है स्टार्टिंग में। और देन उसके बाद ये ऊपर आपके पास टेक्स्ट है और ये पैटर्न है और ऊपर ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोगों ने टेक्स्ट में से पैटर्न फाइंड करना है। अब ब्रूट फोर्स के प्रोसीजर को आप लोग याद रखें कि हम लोग वहां पे क्या था कि इस साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करें या फिर इस साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करें, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, दोनों साइड से कंपैरिजन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में। लेकिन वहां पे रूल क्या था कि जब आपके पास वो मैच कर जाएगा तो आपने नेक्स्ट लेटर पे शिफ्ट हो जाना है। फिर अगेन मैच करता है तो आपने नेक्स्ट लेटर पे शिफ्ट हो जाना है, अगेन मैच करता है आपने नेक्स्ट लेटर पे शिफ्ट हो जाना है। इस तरह अगर आप चलते रहेंगे और जब आपके पास अनमैच होगा तो आपने पूरे पैटर्न को एक लेटर आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब भी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे अगर अनमैच होता है तो शिफ्टिंग होगी तो आपका जस्ट एक लेटर आगे शिफ्ट होगा। लेकिन बायर मुरे में ये है कि वो जंपिंग कर सकता है। जंपिंग कितनी करेगा, वो इक्वल टू वैल्यू आपके पास यहाँ पे जंपिंग होगी। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा दूसरा ये है कि बायर मुरे में हमेशा आपकी जो कंपैरिजन होगा वो इस साइड से होगा। इस साइड से आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बायर मुरे जो वर्क ठीक नहीं करेगा। आप लोगों ने जो कंपैरिजन करना है हमेशा राइट टू लेफ्ट करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास हम लोगों ने पहले ई और ई को कंपेयर किया, दोनों कंपेयर हो गए। देन नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, सेकंड लास्ट लेटर की। तो सेकंड लास्ट लेटर का अगेन आप कंपेयर करेंगे। अब ये कंपेयर नहीं हो रहे। ठीक है, तो जब आपका बायर मुने में क्या होगा कि जब भी कंपैरिजन नहीं होगा तो आप लोगों ने चेक करना है कि कंपैरिजन स्टार्ट कौन से लेटर से हुआ था और वो लेटर आप लोगों ने टेक्स्ट में से चेक करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कौन से लेटर से हुआ था, ई से। ठीक है, इस लेटर से ई से हुआ था। क्लियर हो गया ये? अब ई की वैल्यू आप लोगों ने टेबल में देखनी है कि ई की वैल्यू टेबल में क्या आ रही है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है आपके पास, 7।
इट मीन्स कि आप लोगों ने अब जो यहाँ से, अब ब्रूट फोर्स पे क्या होता कि आपका यही एडवांस जो है एक लेटर आगे शिफ्ट हो जाता, आपको यहाँ पे एडवांस आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आ जाता ADVEN और C आगे। इट मीन्स कि आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, अब देन यहाँ से कंपेरिजन आपका स्टार्ट होता। ब्रूट फोर्स में ये था कि एक एक लेटर आगे शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसका फायदा देखेंगे और देन ही बताता हूँ कि आपकी इतनी जंपिंग हुई क्यों है। तो हमारे पास यहाँ पे ई यहाँ पे अनमैच हुआ, तो हम लोगों ने चेक करना है कि ये जो आपके कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था वो कौन से लेटर से हुआ था, और वो लेटर आप लोगों ने टेक्स्ट में से चेक करना है। तो टेक्स्ट में हम लोगों ने चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल ना हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। अगर कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी हम लोगों ने चेक करना है तो फिर हमें यहाँ पे उसके लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर की वैल्यू जो है वो सेपरेट फाइंड करनी पड़ेगी। मीन्स कि आपका कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल ई की वैल्यू कुछ और होगी और स्मॉल ई की वैल्यू कुछ और हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या थी? 7। तो आप लोगों ने, अच्छा यहाँ पे आपके पास 7 वैल्यू है, तो इस वैल्यू से हमें ये पता लग जाता है कि आपके पास ये 7 जो वैल्यू है, ये 7 वैल्यू आपको इक्वल टू, जब लेंथ आपके पास वैल्यू आती है तो ये आपको बताता है, इट मीन्स कि आपके पास पूरे के पूरे लेटर में, अगर आप पैटर्न में आपके पास टिल 7 वैल्यू आपके पास कोई यहाँ पे लेटर जो है ई अगेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके पास यहाँ पे देखें, आपके लेटर में यहाँ पे पैटर्न में, सॉरी, कोई ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने 7 टाइम आगे जंप कर देना है। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ई यहाँ पे था, 7 टाइम आगे जंप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन नेक्स्ट जो कंपैरिजन स्टार्ट होगा वो ई आपका इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है आपका बायर मूरे का, कि अब आपका अगर ब्रूट फोर्स यही होता तो वो पहले यहाँ पे आता, फिर नेक्स्ट टाइम 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 यहाँ पे आता, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे। तो आपके 7 कंपैरिजन यहाँ पे बायर मुने की वजह से वो बच रहे हैं। ठीक है ना, जो रूट फोर्स में आप लोगों ने एक्स्ट्रा 7 कंपैरिजन करने थे और देन यहाँ पे एन तक पहुंचना था, बायर मुरे जस्ट वो वैल्यू सेव करने की वजह से उसने डायरेक्टली यहाँ से ई को यहाँ से उठाया और देन यहाँ पे ले आया। वो वैल्यू के अगेंस्ट आप लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं। तो अब यहाँ से ई जो है जंप होगा, और आपके पास पैटर्न जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे देखो 7 है यहाँ पे वैल्यू, 7 टाइम ये आगे जंप करेगा। तो यहाँ पे 7 टाइम आगे जंप किया तो हमारे पास ये एन के नीचे आपके पास ई आ जाएगा। अब अगेन कंपैरिजन स्टार्ट होगा इसी साइड से, आपका राइट टू लेफ्ट ही। तो कंपैरिजन स्टार्ट हुआ तो आपका ये अनमैच यहाँ पे हो गया। ठीक है, जैसे ही अनमैच हुआ तो हम लोगों ने चेक करनी है कि आपका कंपैरिजन कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो कंपैरिजन इसी लेटर से स्टार्ट हुआ है और आपने वो लेटर चेक करना है टेक्स्ट में से, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है ना, कि ये ना हो कि आप लोग गलती करें कि आप पैटर्न में से टेक्स्ट चेक करते रहे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। पैटर्न से चेक नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने टेक्स्ट में से वो लेटर चेक करना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और देन जो टेक्स्ट में लेटर आपको यहाँ पे नजर आएगा, आप लोगों ने उसकी वैल्यू को देखना है। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे? 2। अब इस वैल्यू से पता लगा आपको कि यहाँ पे अगर हम 2 टाइम आगे शिफ्ट होते हैं तो हमारा एन जो है वो सेम आ जाता है यहाँ पे एन से। इट मीन्स कि बेसिक यहाँ पे वायर मोरे का फायदा ये है कि वो आपको देखता है कि पैटर्न में ये एन जो सेकंड, ये जो आपका पैटर्न में एन लास्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइम अगर हम आगे शिफ्ट होते हैं तो वहां पे आपके पास एन और एन जो है आपस में मैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एन की वैल्यू हमारे पास 2 आती है तो हम 2 टाइम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। 2 टाइम आगे शिफ्ट हुए तो हमारे पास ये यहाँ तक पहुंच जाएगा पैटर्न। अब अगेन कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारा कंपेयर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास जो बायर मोरे की वर्किंग है ये है। यहाँ पे किसी को कोई इशू हो, बाकी इस तरह की टैक्स वगैरह आप लोग खुद से नेट से भी सर्च कर सकते हैं, खुद से भी कोई ना कोई बना के वैसे ही रेंडमली कोई भी टेक्स्ट बना रहे हो, खुद ही कोई पैटर्न, पहले आप लोग कुछ पैटर्न ऐसा बना ले जो कि टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। तो 3 दफा इस तरह के पैटर्न बना के आप लोग उस टेक्स्ट में अप्लाई करें। देन कुछ पैटर्न ऐसे बना लें जो कि टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करते।
और देन उनको भी अप्लाई करके देखें, तो आपकी जो बायर मोरे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप ये कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ब्रूट फोर्स का बेस्ट केस क्या था, कि अगर आपका पैटर्न स्टार्टिंग में ही एग्जिस्ट करता है तो आपका वो बेस्ट केस था ब्रूट फोर्स में। लेकिन हर एल्गोरिथम का बेस्ट केस का सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। किसी का आपका स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है तो वो होगा, किसी एल्गोरिथम का क्या पता मे भी ये हो कि लाइक आपका पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो आपको वो बेस्ट केस हो जाए। तो हर एल्गोरिथम का सिनेरियो के मुताबिक या उसकी वर्किंग के मुताबिक उसका बेस्ट केस या वर्स्ट केस डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेस्ट केस यहाँ पे क्या है बायर मुरे का, कि अगर आपका पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर आपका वो बेस्ट केस होता है बायर मुरे के लिए। लाइक यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो टेक्स्ट है वो ये, और पैटर्न जो है आपके पास ये है सामने, ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमने सपोज किया कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो ये है और पैटर्न ये है। अगर हम इनकी वैल्यूज अब यहाँ पे इसका टेबल मेंटेन करते हैं हम लोग, तो देन क्या टेबल मेंटेन होगा हमारे पास एक्स एक्स का वाई का, तो हमारे पास ये टेबल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल मेंटेन कैसे हुआ, हम अगर इसकी आपके पास टेक्स्ट लेंथ जो है आप इस चेक करें तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 12 है और देन उसके बाद पैटर्न लेंथ इक्वल टू 3 है। अब टेबल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्स है, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 है, वाई का इंडेक्स 1 है और जी का इंडेक्स 2 है, तो एक्स का इंडेक्स 1 है, इसकी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1, तो आपके पास वैल्यू 2 आ जाती है। सिमिलरली वाई की वैल्यू चेक फाइंड करेंगे लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1, तो वैल्यू 1 आ जाती है। और जी क्योंकि आपके पास लास्ट लेटर है और ये पहले से टेक्स्ट पैटर्न में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वैल्यू आपके पास इक्वल टू लेंथ ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने कंपैरिजन जब स्टार्ट किया, अब एक्स वाई जी के अलावा कोई भी पैटर्न कोई भी लेटर अगर आपका यहाँ पे अगर होता है टेक्स्ट में, तो उसकी वैल्यू भी अगेन आपकी इक्वल टू लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सी और जी का। तो हम लोग को चेक करनी है वैल्यू किसकी, सी की, जो टेक्स्ट में आपके पास जहाँ पे जहां से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था उसकी वैल्यू आप लोगों को चेक करनी है। तो आपके सी की वैल्यू चेक करेंगे तो सी क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इट मीन कि वो स्टैटिक के थ्रू हैंडल होगा। तो स्टैटिक यहाँ पे इस स्टैटिक में आपके पास स्टैटिक के थ्रू हैंडल होगा, तो स्टैटिक की वैल्यू क्या है आपके पास 3। इट मीन कि यहाँ पे आप जो जंप करेंगे 3 टाइम जंप करेंगे, तो आप 1 2 और 3 टाइम यहाँ पे आपके पास पैटर्न आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे स्टेप पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम जंप किया आगे। नेक्स्ट अगेन आपके पास यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास ए और जी आपस में कंपेयर होंगे। अगेन मिसमैच हुआ तो अगेन आप लोग ए की वैल्यू को चेक करेंगे, ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू अगेन टेबल में तो नहीं है, इट मीन्स कि स्टैटिक के थ्रू हैंडल होगी, ठीक है। तो स्टैटिक की वैल्यू अगेन क्या है आपके पास 3, तो अगेन आप 3 टाइम जंप करेंगे। अगेन 3 टाइम जंप किया, अगेन आपकी मैचिंग स्टार्ट होगी, बी और जी अनमैच हुए। अगेन चेक करेगा बी की वैल्यू क्या है, टेबल में जाके टेबल में आपके पास यहाँ पे पैटर्न में तो एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि अगेन ये आपके पास स्टैटिक के थ्रू हैंडल होगी। स्टैटिक के थ्रू आप लोगों ने हैंडल किया तो स्टैटिक की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 3। अगेन आप लोग 3 टाइम जंप करेंगे, आपके पास अगेन 3 टाइम जंप हुआ, यहाँ पे ये मिस मैच हो गया। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी दफा ये जंप हुआ, कितने लेटर ये मैच कर रहा है। एक आपने सी को मैच किया जी के साथ, दूसरी दफा आपने ए और जी को मैच किया, तीसरी दफा आपने बी और जी को मैच किया, और चौथी दफा आपने ए और जी को मैच किया। मीन्स के 4 टाइम मैच करने के बाद आप लोग एंड तक पहुंच चुके हैं और आप लोग एक्चुअल रिजल्ट बता सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बताता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कल हम लोगों ने आपको यहाँ पे बात की थी कि अगर पैटर्न आपका टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बताता है, तो इट मीन्स कि वो करेक्ट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और आपका एल्गोरिथम भी यही बता रहा है, इट मीन्स कि ये करेक्ट एल्गोरिथम है। और देन आफ्टर 4 टाइम वेक्टर कंपैरिजन आपको ये रिजल्ट दे देता है। आपके पास टेक्स्ट लेंथ क्या थी 12 और पैटर्न लेंथ क्या है 3। तो अगर हम लोग जो टेक्स्ट लेंथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू वो हमारे पास एन होती है, और पैटर्न लेंथ आपके पास हमेशा हमेशा तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम इसको डिनोट जो है वो एम से करते हैं। अगर हम एन इंटू एम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू
4, 12/3 बन जाता है, और 12/3 इक्वल टू क्या होता है 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे करेक्टर कंपैरिजन कितने हुए, वो भी 4 ही हुए। इट मीन्स कि हमारे पास जो बेस्ट केस होगा बायर मुरे का, वो क्या होगा, बिग ऑफ एन ओवर एम। ठीक है, ये समझ आ गई है? ये हमारे पास बेस्ट केस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन इक्वल टू 12/3 इक्वल टू एन ओवर एम। देन नेक्स्ट उसके बाद वर्स्ट केस की बात करते हैं। अब वर्स्ट केस का सिनेरियो भी आपके पास मुख्तलिफ हो सकता है। जिस तरह ब्रूट फोर्स का बेस्ट केस क्या था कि स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बायर मुरे का बेस्ट केस कुछ चेंज हो गया कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, तो वो बायर मुरे का बेस्ट केस होगा। इसी तरह ब्रूट फोर्स का वर्स्ट वर्स्ट केस क्या था कि अगर आपके पास वहां पे बहुत ज्यादा सब स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो वो आपका वर्स्ट केस होगा। मोस्टली आपका ना हर एल्गोरिथम का वर्स्ट केस यही होता है कि आपके पास एक ही ऐसा करेक्टर, ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करता है जहां पे आपके पास लेटर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपका वर्स्ट केस होता है। सब स्ट्रिंग हम लोग इस चीज को बोलते हैं। बाद में हम लोग सब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा कि सब स्ट्रिंग अक्सर में होता क्या है। तो सब स्ट्रिंग की जो बेसिक डेफिनेशन, अगर आप ये समझ लें कि आपके पास अगर ऐसा पैटर्न आपके पास यहाँ पे पैटर्न के अंदर अगेन अगर सब पैटर्न बन जाता है, तो वो आपका सब स्ट्रिंग बन जाता है। लाइक अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, हम इसको एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए जो है, और देन उसके बाद अगेन ए है, देन अगेन ए है। ठीक है, तो ये आपके पास सब स्ट्रिंग बन जाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगेन सब स्ट्रिंग, या पैटर्न के अंदर आप सब पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास पैटर्न के अंदर अगेन पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, या सब पैटर्न रिपीट हो रहा है, या स्ट्रिंग के अंदर आपका अगेन सब स्ट्रिंग रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपका एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होता है। हर एल्गोरिथम का तकरीबन यही वर्स्ट केस है, अगर आप इसको चेक करें। कुछ एल्गोरिथम है जो कि सब स्ट्रिंग से रिलेटेड है, कि अगर वहां पे सब स्ट्रिंग आ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। लाइक आपका के एम पी एल्गोरिथम है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वो अगर सब स्ट्रिंग वहां पे आते हैं, तो वो उसका बेस्ट केस पे भी चला जाता है समटाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए और ए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू, पैटर्न की वैल्यू को फाइंड करें, तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आया, बल्कि मैं पहले पूरा टेबल बना लेता हूँ, फिर आपके पास यहाँ पे 1 बाय 1 शिफ्ट करते रहेंगे। बल्कि टेबल बनाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक ही लेटर है। जस्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर की मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट लेटर की वैल्यू जब फाइंड करूंगा, तो आपके पास यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ इक्वल टू 3 है। ठीक है, और अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, तो वो क्या है हमारे पास 0, देन 1 और देन 2। ये हमारे पास इंडिसेस है। अब देन अगर हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, तो फर्स्ट इन ए लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ क्या है 3, और देन माइनस इंडेक्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट में 0 है, और देन -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 2 आ जाएगी। इट मीन्स कि फर्स्ट ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट हम लोगों ने टेबल बनाया। इसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे अगर आपके पास यूनिक लेटर और आते हैं तो। अगर नहीं आते तो जरूरत नहीं है। आपने ए की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 2 लिख दी। देन अगेन आप क्या करेंगे, सेकंड ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी इसकी अगेन आप लोग फाइंड करते हैं, तो ये क्या आती है, ए इक्वल टू लेंथ माइनस इंडेक्स -1। तो ये क्या आ जाती है, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो आपके पास ये ए इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है ये पहले से, क्या ये टेबल में एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि आप इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे। तो अब ये जो 2 था आपके पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर है? अब लास्ट लेटर आपको यहाँ पे देखो, वही जो मैं बात कर रहा था कि लास्ट लेटर का क्या होगा, आपको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने चेक करना होता है लास्ट लेटर क्या पहले से एग्जिस्ट करता है। यस, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो जो इसकी सेकंड लास्ट लेटर की वैल्यू जो जो अकर हो रहा था, वो वैल्यू थी वही मेंटेन रहने दे। तो सेकंड लास्ट लेटर जो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा था, जो भी जिस जगह पे भी ए आ रहा था, लाजमी नहीं है कि वो सेकंड लास्ट लेटर ही हो।
मीन्स कि सेकंड लास्ट टाइम जब ये अकर हो रहा था वो जो वैल्यू होगी वही आप रहने देते, तो आप ए की वैल्यू यही रहने देंगे। अगर ये ना होता तो ए की वैल्यू इक्वल टू लेंथ हो जाती, इक्वल टू 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू 3 लास्ट लेटर की नहीं रखेंगे क्योंकि ये पहले से पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल बना है वो ये बन रहा है। अब इस टेबल को यूज करते हुए हम लोगों ने आगे फर्दर शिफ्टिंग करनी है, तो देन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन आगे चल लेते हैं। अच्छा, देन हम लोगों ने अब मैचिंग स्टार्ट करनी है, तो आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट लेंथ आपके पास 9 है और देन पैटर्न लेंथ आपके पास 3 है। कंपैरिजन जब स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे ये कंपेयर हुआ। अब यहाँ पे करेक्टर कंपैरिजन आप काउंट करना स्टार्ट करें, वन कंपैरिजन हुआ, देन अगेन वन कंपैरिजन हुआ, देन अगेन वन कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे आपके पास 3 कंपैरिजन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आप लोगों ने अब यहाँ पे चेक करना है कि हम लोगों ने आगे फर्दर जब आपके पास ये मैच हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, जहां से मैचिंग स्टार्ट हुई थी आपने चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, उतना आगे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, तो आपकी मैचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए से स्टार्ट हुई थी। टेबल में आके ए की वैल्यू चेक किया तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो आपने 1 आगे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 कंपैरिजन हो चुके थे और देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट ए यहाँ पे भी आ गया क्योंकि हमने नेक्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड किया और आपके पास यहाँ पे ये वाला ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देन अगेन कंपैरिजन होंगे, ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ, ये कंपेयर हुआ, तो आपके पास यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो गए, 6 कंपैरिजन हो गए, प्लस 3 अगेन हो गए। अगेन आपका चेक करेगा कि मैचिंग कहाँ से, जब आपका फुल पैटर्न कंपेयर हो चुका होगा अगेन चेक करेगा कि मैचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए से स्टार्ट हुई थी। ए की वैल्यू क्या है 1, इट मीन के 1 टाइम आगे शिफ्ट हो जाना है, तो अब आपके यहाँ पे ए और ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपका ये वाला जो ए है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगेन कंपैरिजन होगा, एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 9 हो गए, प्लस 3 अगेन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी ना वो क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी, हम ये सपोज नहीं करते, हम जस्ट चेक करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो इतनी ही थी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ क्या बनती है फिर 1 2 3 4 5, तो ये टेक्स्ट की लेंथ आपके पास 5 होगी। ठीक है, और देन पैटर्न लेंथ आपके पास 3 होगी, तो ये m इंटू एन अगर हम लोग करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 15। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने कैरेक्टर कंपैरिजन हुए 9। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वर्स्ट केस का फार्मूला देखा था कि हमारे पास एक्चुअल जो वर्स्ट केस का फार्मूला होता है वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है, बिग ऑफ m इंटू एन माइनस एम प्लस 1, ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो हमारे पास इक्वल जो आंसर आएगा वो 9 ही आएगा। यहाँ पे अगर ये फार्मूला आप यूज करें, फार्मूला क्या था हमारे पास, वैसे तो हम लोग इसको बिग ऑफ एन एम ही लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ये बिग ऑफ एन एम आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला है हमारे पास वो वर्स्ट केस का वो क्या होता है, वो बिग ऑफ एम इंटू एन माइनस एम प्लस 1। ठीक है, आई थिंक यही था। देन यहाँ पे अगर आप इसको m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, देन n की वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 हमने सपोज की हुई है जो यहाँ पे, और देन उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास -3 और +1। ठीक है, अब देन उसके बाद नेक्स्ट आप 3 इंटू 5 माइनस 3 2 + 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो आपके पास ये इक्वल टू 9 ही आ जाता है। तो हमारे पास एक्चुअल वर्स्ट केस का फार्मूला ये होता है। लेकिन कल भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास अगर वैल्यू आती है हमारे पास बिग ऑफ 9 वैल्यू आती है तो हम इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो ये आपको समझ होगी अब। तो अब 9 से कोई भी छोटी वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो हम उसको ओमेगा लिख सकते हैं, अगर बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो हम उसको बिगो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इसको आप इसका वर्स्ट केस जो है वो
अगेन जो ब्रूट फोर्स के ही इक्वल है। जो ब्रूट फोर्स का वर्स्ट केस था बिग ऑफ एन एम, और इसका भी वर्स्ट केस जो है वो बिग ऑफ एन एम ही है। हमजा अफजाल बोले आप। जी बोले हमजा अफजाल, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप दोबारा म्यूट हो जाते हैं। सर ये जो है, जब ट्रिपल ए था तो यहाँ पे हमने उसको देख लिया था, वो पहले ही मैच हो गया था, तो हम उसको आगे क्यों शिफ्ट कर रहे थे? देखो ये हो सकता है कि आपका ना शिफ्ट क्यों कर रहे थे, वो ये है कि आपका लाजमी नहीं है कि हमने जस्ट ये आपको बताया गया हो कि आपने जस्ट वन टाइम पैटर्न फाइंड करना है उसके बाद रुक जाना है। लाइक जो रियल वर्ड में एग्जांपल होती है, आप एमएस वर्ड में कोई वर्ड फाइंड करते हैं, वो जस्ट फर्स्ट जो लेट आपके पास पैटर्न अकर हो रहा होता है जस्ट वो बता के रुक नहीं जाता, बल्कि जितनी दफा वो एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे बताता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास सिनेरियो इस तरह का है कि हमने जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट करता है हम लोग जस्ट वहां पे रुक जाते हैं, वो भी हो सकता है। और अगर हमें ये आता है कि हम लोग जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमें कितनी दफा वो एग्जिस्ट करता है ये बताना हो, तो हम लोगों ने वो एग्जांपल भी देख ली है। ठीक है, दोनों सिचुएशन हम लोगों ने देखी है। ठीक है सर। ठीक है हमजा, ये लिखा भी हुआ है सारा कुछ वही फार्मूला, कि आपका एक्चुअल फार्मूला जो है वो स्लाइड में, कि एक्चुअल फार्मूला आपका वर्स्ट केस का ये होता है, इसको हम इक्वल टू बिग ऑफ एन एम बी लिख सकते हैं। बेस कम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे जो बायर मुरे की होती है वो एम प्लस ओमेगा, ये ओमेगा का साइन है। ओमेगा यहाँ पे आप कोई भी साइन लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख ले, जैसा आप लोगों ने बता देना होता है कि जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज अ यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। जिस तरह हमारे पास जब हम लोगों ने ब्रूट फोर्स की बात की थी तो वहां पे क्या था कि आपकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो जस्ट कांस्टेंट थी, कि हम लोगों ने जस्ट एक लेटर को सेव करना होता था और देन उस लेटर को हम लोग पैटर्न के टेक्स्ट के साथ कंपेयर किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक तो यहाँ पे अगर आप देखें जब हम लोगों ने इसके पैटर्न की बात की थी बायर मुरे की, तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये टेबल हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे ऊपर आपको टेबल नजर आ रहा होगा। तो इस टेबल के बनाने के बाद देन हम लोगों ने वन बाय वन कंपेरिजन स्टार्ट किया था। तो ये टेबल बनाने के लिए हमें सिस्टम में कोई ना कोई स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, तो देन उस स्पेस के लिए अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमें कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी बायर मुरे के लिए। तो एक तो हमें जो पैटर्न में हमारे पास जो भी यूनिक लेटर्स हैं, ये आपके पास जितने भी यूनिक लेटर होंगे ये सारे के सारे रिक्वायर्ड होंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट में भी जितने यूनिक लेटर होंगे उनके भी हमें यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड होगी, उनके लिए भी हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो सेव करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे स्टैटिक ये शो कर रहा है कि टेक्स्ट में जितने भी यूनिक लेटर होंगे वो सारे के सारे सेव करने हैं हम लोगों ने एक अरे में, और देन पैटर्न में जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे भी सेव करने हैं, उनकी वैल्यू को सेव करना है। ठीक है, तो पैटर्न को हम डिनोट करते हैं एम से, तो यहाँ पे आपके पास एम आ जाएगा प्लस यहाँ पे फुल टेक्स्ट को तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, लेकिन फुल टेक्स्ट तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, जस्ट जो हमारे पास यूनिक लेटर होंगे वो हम यहाँ पे ओमेगा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एम प्लस ओमेगा बन जाता है जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे हम लोगों ने यही बात की है कि हम यहाँ पे जो बायर मुरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एम प्लस ओमेगा ही होगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज समझ आ गई है कि एम प्लस ओमेगा, ओमेगा इज द यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप ओमेगा ही यूज करें, आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। साथ आप बता दें कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेके आप लोग खुद ट्राई करें, रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल बना लें, नेट से भी आप वहां से भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं और वहां से भी आपको कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल मिल जाएंगी, उन पे अप्लाई करें ताकि आपकी ये जो एल्गोरिथम है ये इनकी प्रैक्टिस होती रहे और आपके जो एल्गोरिथम कंसेप्ट है ये क्लियर होते रहे। कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर आप इशू नहीं है तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।